और भी ज़्यादा चार चांद लगा रही थी। शायद मेरी ही नज़र बदलने लगी थी। बस मैंने सोचा बहुत हो चुका मेरा गुस्सा, अब ख़त्म कर लेना चाहिए। मैं भी रमेश भाई की तरह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बिताना चाहता था। रमेश भाई को गए हुए अभी 8 दिन हुए थे और अभी 8 दिन के बाद उनको वापस भी आना था। फिर मुझे पूनम के साथ जाना था। मैं चाहता था इससे पहले पूनम के साथ दोस्ती कर लूं। मैंने धीरे से पूनम को आवाज़ दी, लेकिन वो बड़ी गहरी नींद में सो रही थी। कमरे की खिड़की इतनी बड़ी नहीं थी कि उस खिड़की से अंदर जाकर जगा सकता, इसलिए मैंने खिड़की के कांच को खटखटाया। उठो। ये भी डर था कहीं मेरी आवाज़ माँ पापा के कमरे में न चली जाए। बड़ी मुश्किल ही सही उसने अपनी आंखें खोली, मुझे खिड़की के पास देकर वहां आ गई। मुझसे कहने लगी, क्या है? मैंने कहा, क्या रोज रोज का तमाशा बना लिया तुमने? चलो अपने कमरे में आओ। लेकिन ये सुनकर वह फिर से घबराने लगी। मुझसे कहने लगी, मुझे नहीं आना, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। मैंने कहा, पूनम अच्छा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ अब कोई बदतमीजी नहीं करूँगा, बस तुम मेरे साथ मेरे कमरे में आओ। लेकिन वह ना में सिर हिलाने लगी और कहने लगी, नहीं। मैं अपने कमरे में आकर अब जलने लगा था। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी तो मैंने खुद ही मार ली थी। कमरे में खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद करके सोती थी। फिलहाल खाना उसे टेबल पर मेरे साथ ही बैठकर खाना पड़ता। मम्मी पापा सामने बैठे हुए थे। जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठी थी, मैं उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ जाता। जब मेरे भाई भाभी थे तो वह उनके साथ बैठती थी। मैंने उसे कहा कि मेरी प्लेट में चावल डाल दो। उसने चावल मेरी प्लेट में डाल दिया। मैंने अपना पैर उसके पैर के ऊपर रख दिया। वह बुरी तरह से चीखी। बाकी सब भी मेरी तरफ देखने लगे। मैंने भी उस पर एक नज़र डाली। वो मेरे पाँव के नीचे से अपना पाँव हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके इस तरह चिल्लाने पर मैंने अपना पैर नहीं हटाया। गुस्से से और दबाना शुरू कर दिया। अपने पैर का अंगूठा उसके पाँव से होता हुआ ऊपर की तरफ ले जाने लगा। वह अपना पाँव पीछे करती थी, फिर मैं उसके पाँव तक पहुंच जाता था। वह इस तरह नर्वस थी। उसने खाना भी ठीक से नहीं खाया था। जब से भाभी गई हुई थी, सारा काम उसके सर पर आ गया था। माँ से पूछ पूछ कर खाना भी बना लेती थी और ठीक ही बनाती थी। रात को जब सब आंगन में थे तो वह किचन में बर्तन धो रही थी। मैं चुपचाप किचन में आ गया। फ्रिज में से पानी की बोतल निकालकर गिलास में डालकर पीने लगा। वह बर्तन धोने में बिजी थी। पानी पीने के बाद मैं उसके बिल्कुल पीछे जाकर खड़ा हो गया और पीछे से उसे अपने बाहों में जकड़ लिया। वह बुरी तरह से डरती हुई पीछे हटी। मैंने उसका मुंह अपने हाथों से दबा दिया था और अपने बाहों में जकड़ लिया था। वह बुरी तरह से उछल रही थी, पीछे पलटकर देखने की कोशिश कर रही थी, पर मैं उसके कंधे पर अपना सर रख चुका था। मैंने कहा, मुझसे इतना भागती क्यों हो? पति हूँ तुम्हारा। कहने लगी, आकाश मुझे छोड़ो प्लीज। मैंने कहा, शराफत से आज मेरे कमरे में आ जाना। वैसे भी कल भाभी और भाई वापस आ रहे हैं, फिर तो तुम्हें मेरे साथ ही हनीमून पर जाना पड़ेगा। फिर वहाँ क्या करोगी? पूनम, अगर आज तुम मेरे कमरे में नहीं आई तो कल तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। याद रखना, गिन गिन कर बदला लूंगा तुमसे। पता नहीं क्यों मैं हमेशा उसे इस तरह अकड़कर बात क्यों करता था। मेरा ये कहना था कि वह चिल्लाने लगी। मैंने जल्दी से उसे छोड़ दिया। मम्मी पापा दोनों किचन में आ गए। कहने लगे, क्या हुआ? तो कहने लगी, कॉकरोच है माँ। कहने लगी, कहाँ है? कहने लगी, अभी सेल पर था, पता नहीं कहाँ गया। मैं समझ गया मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए उसने ये सब कुछ किया था। मैं गुस्से से अपने कमरे में चला गया। अगले दिन भाभी और भाई आ गए थे। अब तो हमारी शादी को 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन मिस पूनम थी कि मेरे काबू में नहीं आ रही थी। सबके सोने के बाद वे आंगन में तकिया रखकर लेट जाती थी। तभी मैं कमरे से बाहर आया, उसकी कलाई पकड़ी। मैंने कहा, शराफत से कमरे में चलो। कहने लगी, मैंने नहीं जाना, अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। मैंने कहा, ठीक है, शौक से चिल्लाओ। ये कहकर मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था और जबरदस्ती उसे कमरे में ले आया और लाइट बंद कर दी। उसे बेड तक लाया ही था कि रमेश भाई की दरवाजा खटखटाने की आवाज आई और वह माँ का दरवाजा खटखटा रहे थे। माँ ने दरवाजा खोला तो कहने लगे, पुष्पा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। माँ आकर देखिए उसे क्या हुआ है। बात कुछ ऐसी थी कि मुझे पूनम को छोड़ना पड़ा। वह भी जल्दी कमरे से बाहर निकल गई। भाभी की उल्टी नहीं रुक रही थी, बेहाल हो चुकी थी। मेरी माँ ने पूनम से कहा, जाओ नींबू पानी बनाकर लाओ। वह नींबू पानी बनाकर लाई, भाभी को पिलाया, फिर उसे डॉक्टर के पास ले गई। तब मालूम हुआ कि भाभी प्रेग्नेंट हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया था। खुशी की खबर तो थी, इसलिए मैं भी खुश था कि चलो चाचू बन जाऊंगा। इसलिए अब हमारा हनीमून तो कैंसिल हो चुका था, क्योंकि सारे काम की जिम्मेदारी पूनम पर पड़ चुकी थी। भाभी को कमरे तक खाना भी वही लेकर जाती थी, संभालती भी वही थी, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। पूरा दिन वह घर में घनचक्कर बनकर रह जाती थी। अब तो मुझे उस पर तरस आने लगा था।
बहुत कम उम्र में उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आन पड़ी थी। फिर उस पर मेरा उसके साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं था। मुझे खुद पर भी अफसोस होने लगा। बेचारी थक जाती थी, फिर उसे सोफे पर सोना पड़ता था। एक दिन मैंने उसे कहा कि देखो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा, लेकिन प्लीज बेड पर आराम से सो जाया करो, कुछ नहीं कहूँगा तुम्हें। कहने लगी, लाइट तो बंद नहीं करोगे? मैंने कहा, नहीं करूँगा लाइट बंद। उसके बाद से मैं किचन में भी उसके साथ काम में मदद करवा देता था। एक दिन मैंने उसे कहा, पूनम मुझसे दोस्ती करोगी? कहने लगी, नहीं, मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी, आप अच्छे इंसान नहीं हैं। मैंने कहा, क्यों? मैं क्यों अच्छा इंसान नहीं हूँ? अब तो मैं तुम्हारी हेल्प भी करता हूँ। वह कहने लगी, वह तो करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे आपसे डर लगता है। मैंने कहा, देखो, अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगेगा, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा ना, इसलिए। कहने लगी, आप मेरे साथ कोई जबरदस्ती या बदतमीजी तो नहीं करेंगे ना? उस दिन जो तुमने किया था तो मेरा सांस भी रुक गया था। मैंने कहा, अब मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, तुम बस मुझसे दोस्ती कर लो। कहने लगी, मेरे करीब तो नहीं आओगे? मैंने कहा, नहीं, करीब नहीं आऊंगा जब तक तुम नहीं चाहोगी। वह मेरी बात मान गई। अब मुझसे बातें करने लगी। अब तो बहुत हंसी मजाक भी कर जाती थी, मौज मस्ती भी हो जाती थी। रात को जब सारे काम से फ्री होती तो मैं उसे मोटरसाइकिल पर बाहर ले जाकर उसे आइसक्रीम भी खिलाकर लाता। काफी अच्छी लड़की थी। मैं अब मान चुका था कि अनजाने में मैंने उसके साथ गलत कर बैठा था। 9 महीने का टाइम भी बीत गया था। भाभी को एक बार बहुत दर्द उठा। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे और पूनम को भाई भाभी के साथ जाना पड़ा। हम दोनों बहुत इंतजार में थे, देखो क्या होता है, बेटा या बेटी। लेकिन जब डॉक्टर ने बाहर आकर हमें एक ऐसी खबर सुनाई कि हमारे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। वे कहने लगे, मिस्टर रमेश, आपका बेटा हुआ है, लेकिन आपकी पत्नी को हम नहीं बचा सके। ये सुनना था कि हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता था? रमेश भाई तो यूं थे जैसे सांस लेना भूल गए हों। यही हाल पूनम का भी था। कहने लगे, डॉक्टर, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो ठीक थी। तभी वो कहने लगे कि उसका बीपी शॉर्ट हो गया था, इसलिए सब कुछ बहुत आनन फानन में हो गया। हम पर तो जैसे मुसीबत टूट पड़ी थी। पूनम और भाई की सबसे बुरी हालत थी। पहली बार मैंने भाई को यूं फूट फूट कर रोते हुए देखा था। मैं खुद कुछ नहीं समझ पा रहा था ये सब कैसे हो गया था। एक तरफ मैं भाई को संभाल रहा था, दूसरी तरफ पूनम को, लेकिन दोनों ही मेरे काबू से बाहर थे। ये खबर जब मैंने पापा को सुनाई तो वह भी परेशान हो गए। मम्मी पापा दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। अभी तक बच्चा नर्स के पास ही था, क्योंकि मैं तो उन दोनों को संभालने में लगा हुआ था। माँ आई तो पूनम उनके गले लगकर रोने लगी। ये खबर जब पूनम के मायके में गई तो उन पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। फिलहाल वक्त था जो गुजर गया, लेकिन हमारे घर की तो जैसे खुशियां ही खत्म होकर रह गई थी। उस मासूम बच्चे को पूनम संभालने लगी। वह चुप चुप सी हो गई थी। उसका सारा बचपन पहले की तरह हंसना बोलना जैसे खत्म सा हो गया था। मेरा भाई भी बिल्कुल चुप रहने लगा था। उससे बात करो तो लगता था अभी रो पड़ेंगे। एक मैं था जो भाई को तसल्ली देता था। 2 महीने बीत गए थे। मुझे लगता था जैसे पूनम अपनी उम्र से काफी बूढ़ी हो चुकी है। रात को जब वो थकी हारी आकर बेड पर बैठती, चिंटू रोने लगता। रमेश भाई का बेटा था, वह उसे चुप करवाने लगती। अब तो मुझे उस पर तरस आने लगा था। मैंने कहा, ऐसा करो, उसे मुझे दे दो, तुम सो जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। उसकी आंखें नींद से भरी रहती। कहने लगती, चिंटू आपसे चुप नहीं रहेगा, मेरे पास ही ज्यादा रहता है। मैंने कहा, मैं उसको पकड़ लूंगा। इसी तरह 1 साल का वक्त भी बीत गया और मैं पूनम के लिए तरसता रहता था। लेकिन पूनम को तो घर से फुर्सत नहीं मिलती थी। वह सभी घर को संभाल रही थी। ऐसे में पूनम के मायके में एक और मुसीबत आन पड़ी थी। पूनम का बड़ा बहनोई, जो कि एक कार हादसे में उसकी मौत हो गई थी, वह सभी वहां पर चले गए और रोने पीटने लगे। एक ही साल में पूनम के मायके में 2 मौत हो गई थी और ये किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बहुत जल्द उसकी बड़ी बहन को उसके ससुराल वाले ने उसको मायके भेज दिया था और कहा कि हम इसका खर्चा नहीं उठा पाएंगे। इसी तरह मेरे घर वाले और पूनम के घर वाले एक साथ इकट्ठे हुए और रमेश भाई की शादी पूनम के विधवा बहन से करा दी गई। पूनम के विधवा बहन के 2 बच्चे भी थे। हमने उस बच्चे को भी अपना लिया था। इस तरह पूनम मेरे करीब और आ गई, क्योंकि ये आइडिया मैंने ही दिया था। अब वो मुझसे प्यार भरी बातें करने लगी थी और मेरे करीब भी आने लगी थी। अब बहुत समझदार हो गई थी और जज्बातों को भी समझने लगी थी और वह भी मुझसे प्यार भरी बातें करने लगी थी। इस तरह हम दोनों का एक दिन मिलन हुआ और इस तरह हम 2 जिस्म एक जान हो गए थे। 6 महीने के बाद ही पूनम भी प्रेग्नेंट हो गई। पूनम की बहन बहुत अच्छी थी। रमेश भाई उसको बहुत खुश रखते थे और उसके दोनों बच्चों को भी बाप का नाम देकर बड़ा कर रहे थे। इधर चिंटू भी बड़ा हो रहा था। इस तरह हमारा हंसता खेलता परिवार
फिर से एक बार मुस्कुरा उठा था। पूरे 9 महीने के बाद पूनम ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था, जिससे मेरी खुशियों में 4 चांद और लग गई थी। मेरी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? क्या मैंने पूनम के साथ शुरू में जो किया था वह ठीक था? मैं कहाँ 2 बहनों के एक घर में आने से नाराज था। उस हादसे के बाद तो हमें तीनों बहनों को इस घर में लाना पड़ा। मैं इस मामले में गलत था या सही? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इस तरह के बाल विवाह राजस्थान में, बिहार में होते रहते हैं। इस तरह की आप बीती आप लोगों को जरूर सुनने को मिल जाएगी। लेकिन मेरी आप बीती आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं और पूनम आज बहुत खुश हैं। मैं अपनी पिछली जिंदगी को सोचता हूँ तो बहुत दुख भी होता है और खुशी भी होती है। अगर कुछ बुरा हुआ था तो फिर अच्छा भी हुआ था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।